हेलो नीटेरोस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर तक हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दिया था। अभी चीज़ें बेसिक चल रही हैं, समझ रहे हो। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं आएगा अंदर से। स्ट्रॉन्ग फील तो मैं दिलाऊंगा आपको GOC 2 में, जब मैं आपको GOC 1 का परफेक्ट एप्लीकेशन GOC 1 में दिखाऊंगा। चीज़ें कई टीचर क्या करते हैं, रटवा देते हैं चीज़ें रटनी नहीं है, चीज़ों का एप्लीकेशन देखना है। GOC भी आपका एक बहुत कंसेप्चुअल हो सकता है अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। मेनली आपका जैसे GOC 1 का एप्लीकेशन GOC 2 में देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही बच्चा हार मानने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगने लग जाती चीज़ें। एप्लीकेशन तो मेन आपका GOC 2 में ही दिखेगा, देखना। और फिजिक्स में भी आपका जैसे बेसिक चीज़ें चल रहा होगा, अभी बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। बिलीव मी, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कोई आपको फिजिक्स में एक्सेल करने से नहीं रोक सकता। आपको मैथ्स का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, कि मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। बस आपको जो हर सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उस पर आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस बेसिक मैथमेटिक्स जो 3-4 लेक्चर रहेंगे उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेट्स मूव ऑन टू द आवर टॉपिक। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 स्टार्ट करेंगे। सो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिएक्शन? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। किसी ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड्स बने, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। और इस प्रोसेस की स्टडी को कि कैसे कैसे बॉन्ड टूट रहा है, क्या क्या बन रहा है, इस चीज़ को अगर स्टडी करें तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। क्लियर है? रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ अगर कोई रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूटेंगे और बनेंगे, तो उसके लिए बॉन्ड टूटना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक में टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन कितने होते हैं? जनरली आपके 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन देखने को मिलेंगे आपको, होमोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में एटम बांट ले अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसको क्या बोलते हैं? होमोलाइसिस। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक एटम लेके जाए तो क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइसिस। ये देखिए आपका होमोलाइसिस हुआ है, दोनों ने आपके क्या किया है? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। यहाँ देखिए जेड ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यहाँ पे आपके कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ओके, एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट की तरह आप लोग याद रखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके? कार्बोकैटाइन, अगर कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन। कार्बन पे नेगेटिव आ जाए तो कार्बेनाइन। और कार्बन पे अगर एक आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचे, फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटाइन प्रॉपर्टीज क्या हैं, फ्री रेडिकल की क्या है, कार्बेनाइन की क्या है? देखिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कार्बोकैटाइन कितने? 3 बॉन्ड पेयर है ना, इसमें एक पॉजिटिव है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर और एक नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर निकालो तो क्या होता है आपका? हाइब्रिडाइजेशन। 4 के लिए क्या लिखते हैं? sp3। ओके, ये आपका डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में कवर करूंगा मैं, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट आपका। नाउ शेप आपका इसका कैसा रहेगा? प्लेनर रहेगा, इसका भी प्लेनर रहेगा, इसका पिरामिडल रहेगा, ठीक है। स्पीसीज कैसी है आपकी? कार्बोकैटाइन आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कार्बेनाइन भी आपका, सॉरी कार्बेनाइन आपका कंप्लीट ऑक्टेट है, और फ्री रेडिकल आपका कैसा है? इनकम्प्लीट। मैग्नेटिक नेचर कैसा है? मैग्नेटिक नेचर देखिए, मैग्नेटिक नेचर डिसाइड होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किससे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो डायमैग्नेटिक में एक भी अनपेयर्ड, सॉरी कार्बोकैटाइन में एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा आपका? डायमैग्नेटिक। फ्री रेडिकल में देखिए, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कैसा होगा? अनपेयर्ड है, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली कार्बेनाइन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, तो कैसा होगा? ये डायमैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा इनका, किस तरह बिहेव करेंगे किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में? कार्बोकैटाइन आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, फ्री रेडिकल भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और आपके नेगेटिव चार्ज यानी कार्बेनाइन आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, हम देखेंगे अब। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ऐसी स्पीसीज
किसी रिएक्शन में जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए उनके नाम में ही उनका काम छिपा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ना इलेक्ट्रोफाइल की 4-5 कैटेगरीज हैं, वो लाइन से पढ़ेंगे हम लोग। नाउ पहला क्या है आपका? ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसी सभी स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, लाइक H+, R+, NO2+, X+, जो कि आपका हेलोजन प्लस SO3H+, RCO+, PHN2+। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है प्लस में आपके, Na+, ये क्या है आपका? ऑक्टेट कंप्लीट है 2,8। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए या किसी से बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। ऐसे ही H3O+, NH4+, ये आपके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हो सकते हैं, लेकिन खुद आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे? H3O+ आपका कैसे ब्रेक होगा? H2O+, H+, और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली अमोनियम आयन आपका अमोनिया और H+ में ब्रेक होगा, वो भी आपका H+ देगा। मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हैं, लेकिन खुद में इलेक्ट्रोफाइल इनको टिक नहीं करना है। समझे? याद रहेगा। सेकेंड आपका ऑल फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, H फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, X फ्री रेडिकल, NO2 फ्री रेडिकल। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी स्पीसीज आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। और इनको और दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एम्प्टी p ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे BH3, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर में, एक p ऑर्बिटल खाली इसका, BF3, BeCl2, AlCl3, SnCl2। अब देखिए AlCl3 आपका इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं AlCl3 आपका कैसे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे वो रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो AlCl3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें यहाँ पे। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या आपका? न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। वो सभी न्यूट्रल स्पीसीज जिनका कंप्लीट ऑक्टेट है, बट कैन एक्वायर लोन पेयर इन देयर एम्प्टी d ऑर्बिटल। अपने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकते हैं। ये कौन से एलिमेंट होंगे? जनरली लोअर पीरियड के एलिमेंट होंगे, जैसे PCl5, FeCl3, ZnCl2, SbCl5, SnCl4। अगर ये भी आपके रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, तो ये आपके लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी एटम से, और किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? फिफ्थ पॉइंट आपका न्यूट्रल स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड टू हाई एन एटम एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनका सेंट्रल एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है, लाइक ऑक्सीजन, तो क्या होता है? इनके सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कोलवेज रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपका रिएक्शन इनिशिएट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ आपका, SO2 हुआ, SO3, इनके स्ट्रक्चर देखिए, ये कैसा है? C डबल बॉन्ड O। कार्बन पे क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए इतने सारे हमने कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़े, अब इनका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा? किस ऑर्डर में बिहेव करेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी किसकी आएगी? जो मैंने नंबर 1 पे स्पीसीज पढ़ाई है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ओके, देन फ्री रेडिकल, देन न्यूट्रल स्पीसीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देन न्यूट्रल स्पीसीज विद कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग एम्प्टी d ऑर्बिटल, देन आपका सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर की, देन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, देन 5 नंबर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ये होगा इन सभी एटम्स का। ओके, नाउ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। कैसी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। लाइक लोन पेयर कंटेनिंग, लाइक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग। ओके, इनके नाम में ही देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा? पॉजिटिव चार्ज से कौन प्यार करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ओके, तो पहला है आपका ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपको मिलेंगी सारी न्यूक्लियोफाइल होगी। जैसे H-, R-, RO-, CN-,
O माइनस NO, R C डबल बॉन्ड O माइनस, एसेट्रा। ओके, नाउ अब क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज कैसी हैं आपकी, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, जैसे वाटर, अल्कोहल, ROR, NH3, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। ओके, नाउ अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। ये अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन में क्या है आपका, पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग से। कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनने से इनके अराउंड एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए ये कैसे बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। ओके, न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होंगे, देन लोन पेयर वाले, देन आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले। ओके, नाउ कुछ इंटरमीडिएट और हैं आपके, जैसे कार्बिन हुआ, नाइट्रिन हुआ। कार्बिन पे देखिए PYQ आ चुका है, आपसे पूछा था रीमर टीमैन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो रीमर टीमैन रिएक्शन की जब मैं मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा, वहाँ डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। तो आपका कार्बिन इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। तो देखिए कार्बिन क्या होता है आपका, दो बॉन्ड पेयर होंगे आपके और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एक होता सिंगलेट कार्बिन, एक होता ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ही ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं, स्ट्रक्चर sp2 होता है, और ट्रिपलेट का दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में। अब देखिए स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं, जब ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो रिपल्सन किस में कम होगा, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे, जब डबल कर लेंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो सिंगलेट कार्बिन आपकी कैसी है, अनस्टेबल है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है। अभी आपकी सिंगलेट ट्रिपलेट क्यों बोले, ये आपकी स्पिन से आती है बेटा। कैसे आती है, स्पिन कैलकुलेट करेंगे। स्पिन क्या होता है, एस आपका क्या होता है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, स्पिन होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके, तो पहले में देखिए, पहले में स्पिन कितना आ रहा है सिंगलेट में, स्पिन की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी आ रही टोटल 0, तो 2 × 0 + 1 = 1, इसलिए इसको बोला सिंगलेट। क्या बोला, सिंगलेट कार्बिन। ऐसे ही ट्रिपलेट में देखिए 2 × एस की वैल्यू कितनी, +½ तो कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू 1 + 1 कितना 3, तो इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोला। क्या बोला, ट्रिपलेट। सिमिलरली नाइट्रीन में सिंगलेट ट्रिपलेट ऐसे ही डिसाइड करते हैं स्पिन से। नाउ ये हो गया आपका नाइट्रीन। जब कार्बिन पे सवाल पूछा जा सकता है तो नाइट्रीन भी आपका सिमिलर इंटरमीडिएट है, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए मैं नाइट्रीन भी पढ़ा रहा हूँ। सिंगलेट नाइट्रीन, एक ही ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ट्रिपलेट नाइट्रीन, इसमें भी आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एज कार्बिन फिल्ड होंगे। ओके, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रिपलेट कार्बिन की। एज यूजुअल अगर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि एक एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे पहले। ओके, तो ट्रिपलेट कार्बिन आर मोर स्टेबल, ट्रिपलेट नाइट्रीन्स आर मोर स्टेबल। नाउ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके अंदर आपके दो सेंटर हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ओके, उनको क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मोर देन 1 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, Cn-, तो कार्बन के ऊपर माइनस है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ओके, इनका यूज मैं बताऊंगा आगे चल के GOC2 में आपको। ONO-, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या है आपके अदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो क्या है आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाउ आपका आता है एम्बीफाइल। एम्बीफाइल क्या है, ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो। क्या, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो। लाइक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बन किससे, ऑक्सीजन से अटैच है, तो कार्बन कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव स्पीसीज भी प्रेजेंट है, पार्शियल नेगेटिव स्पीसीज भी प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। सिमिलरली RCN, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। ओके, कर लेंगे आप। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल से बहुत ईजी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है। नाउ इफेक्ट्स, अब हमें कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ने हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में।
वो इफेक्ट्स आपके कैसे अप्लाई होंगे, कैसे किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, अब ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा इफेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। होते कितने टाइप के इफेक्ट, एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा। इससे दो साइंटिस्ट बेकर एंड नाथन ने भी डिस्कवर किया था, तो उसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, नाउ चौथा आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के एंड में पढ़ेंगे। अब रिएक्शन 1 इंडक्टिव इफेक्ट आपका स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको ईएन वैल्यूज बताना चाहूँगा, वो आपको याद होनी चाहिए। वो अगर वैल्यूज याद होंगी तो आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना। ओके, हाइड्रोजन की ईएन वैल्यू कितनी होती है, 2.1, कार्बन sp3 है तो 2.5, कार्बन sp2 है तो 2.75, कार्बन sp है तो आपका 3.25। अब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों चेंज हो रही, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। sp में 50% एस कैरेक्टर है, sp2 में 33 और sp3 में 25%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की भी 3, याद रखेंगे। ओके फाइन। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए बेटा, जब भी किसी कार्बन चेन में कोई हाई ईएन एटम अटैच हो जाता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इस इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से चेन में जो पोलैरिटी डेवलप होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच पोलैरिटी डेवलप, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है चेन में, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर ईएन एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, या पोलैरिटी डेवलप इन द कार्बन चेन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई ईएन एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब होता क्या, देखिए जैसे मैंने ये कार्बन चेन ले ली और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दिया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा आपका, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी हल्का सा शिफ्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, हल्का सा यहाँ भी शिफ्ट होगा तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। लेंथ के साथ साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोर ईएन एटम, वहाँ से अगर दूरी बढ़ती है तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू या इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, नाउ इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा। अब इस इफेक्ट्स की वजह से कैसे कैसे दो टाइप के ग्रुप जनरेट होते हैं, या तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाले, कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में किसकी पावर कैसी होगी, कौन ज़्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, ये सब देखेंगे। देखिए प्लस आई ग्रुप जो है आपके, ये प्लस आई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपकी ज़्यादा प्लस आई लगाती। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपकी प्लस आई ज़्यादा क्यों लगाएंगी, क्यों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाहेंगे कि धक्का देके किसी को दे दूं, अपना स्टेबल करूं खुद को थोड़ा। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का प्लस आई ज़्यादा होता है देन अल्काइल रेडिकल। सबसे पहले क्या आएगा आपका CH2 माइनस, ओके, देन NH माइनस, देन O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, देन आपके अल्काइल रेडिकल ये, ओके, देन CT3 CD3 CH3। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा ट्राइटियम, उसका आएगा इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, देन ड्यूटेरियम का आएगा, देन आपका प्रोटियम का आएगा। ओके, अब माइनस आई में कैसे करते हैं, फाइन, माइनस आई में कैसे करते, माइनस आई में आपका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस आई लगा रहा सबसे ज़्यादा, किसी को पार्शियल पॉजिटिव है फिर वो माइनस लगाएगा, देन न्यूट्रल एटम। ओके, तो पॉजिटिव वाले सबसे आगे लिखेंगे, पॉजिटिव प्लस हाई ईएन एटम सबसे आगे लिखेंगे, जैसे OR पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, देन NF3 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव। अब ये क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड क्या है पार्शियल पॉजिटिव।
कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट है, क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, क्या है आपका, पार्शियल पॉजिटिव। देन आपके आते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में सबसे ज़्यादा क्या है, हेलोजन्स, देन OR, देन OH, देन C ट्रिपल बॉन्ड C, देन NH2, देन PH डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए इतने सारे तो मेरे को भी याद नहीं हुए थे। आपको क्या करना है, पहले तो इसका चार्ट बनाना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देना है, इसको देखते रहना है। और अभी मैं बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिनकी है जो आ सकते हैं, वो 2 ऑर्डर बता रहा हूँ, वो याद रखना आपको। क्लियर? जैसे आपको याद रखना है NO2 CN और C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH एसिड ग्रुप, ये आपको आपस में ऑर्डर याद रखना है। क्लियर है? ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव वाले, इनका -I का ऑर्डर याद रखना है आपको। देन हेलोजन OR OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2, ये वाला याद रखना है, इतना ऑर्डर। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल, इतना ऑर्डर याद रख लो, आपके 95-96% क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये सारा बना के तो आपको सामने टेबल पे चिपकाना ही है। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्हीं दो कैटेगरीज के बीच में फंसाने की कोशिश करेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेलोजन्स का सबसे आगे रखना है, OR OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 से। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर मत करने लग जाना कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या नाइट्रोजन से पीछे जाएगा, नहीं, हैलोजन सारे के सारे आपके आगे आते हैं। ओके, OH OR आपके C ट्रिपल बॉन्ड C NH2। क्लियर है? ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, हैलोजन्स वाला। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन। इंडक्टिव फैक्ट का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अभी हमने इंटरमीडिएट कौन कौन से पढ़े, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी कैसे इंडक्टिव फैक्ट से अफेक्ट होगी, कैसे कैसे इंडक्टिव फैक्ट आपका अफेक्ट करेगा इनकी स्टेबिलिटी को, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कैसे स्टेबिलिटी घटाएगा। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। देन एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ओके, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन आपका कार्बन पॉजिटिव है। अगर कार्बन पॉजिटिव है तो उसको क्या चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए। इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या बोलते हैं, +I इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप। तो +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी कम करेगा, तो -I इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ओके, नाउ पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, CH3 CH2D CD3। अभी मैंने बताया था ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम, देन प्रोटियम का। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे लगाएंगे आप लोग, C सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन B आपका, देन A। एनी डाउट, कर लेंगे? नाउ स्क्रीन पॉज करिए, आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा दिमाग के तार जलाइए। ठीक है, करें? नाउ देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप किस कैटेगरी का, पार्शियल पॉजिटिव एटम है N। तो क्या है, काफ़ी अच्छा खासा I लगाता है, -I। तो कार्बोकैटायन में -I क्या करता है, स्टेबिलिटी कम करता है। कार्बोकैटायन में -I स्टेबिलिटी कम करता है। ओके, और दूरी के साथ साथ इंडक्टिव फैक्ट कम होता है। तो पहले तो ये देखो कहाँ -I नहीं लग रहा है, यहाँ नो -I, यहाँ -I, यहाँ -I, यहाँ -I। तो -I वाले सबसे पीछे जाएंगे और जिसमें -I नहीं लग रहा सबसे आगे। तो D तो हमारा नो डाउट सबसे आगे आएगा। ठीक है, देन A में सबसे दूर है नाउ नेक्स्ट देखिए, कार्बोकैटायन है आपका और CH3 CD3 CT3 Cl, यहाँ पे क्या लग रहा है, -I स्टेबिलिटी कैसे कर देता है, कम। तो नो डाउट हमारा D जो है आपका DCBA स्टेबिलिटी में क्या होगा, जो D होगा हमारा सबसे पीछे आएगा, नो डाउट। अब देखिए T वाला CT3 सबसे ज़्यादा लगा था, C आगे आएगा, देन CD3 B आगे आएगा, देन A। फाइन, कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या लगा रहा, -I +I। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी +I ग्रुप बढ़ाते हैं तो क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी देखिए, नो डाउट सबसे आगे D आएगा आपका, देन C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव वाला होता है, -I इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो PH और OH से तो बहुत ज़्यादा होता है, तो A वाला आपका सबसे पीछे आएगा। देन अब OH और PH में किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का -I ज़्यादा होता है, तो PH वाला आपका आगे आएगा, OH वाला पीछे जाएगा, DCBA। क्लियर है? नाउ
ABCD। अभी मैंने अल्काइल रेडिकल का आपको बताया था, कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखिए 3 मिथाइल ग्रुप, देन 2 मिथाइल ग्रुप, देन 1 मिथाइल ग्रुप। ओके, तो वो आ गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे कोई एक्सर्ट करने वाला नहीं है, यहाँ पे ये एक्सर्ट करने वाला प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, यहाँ 3 प्लस आई एक्सर्ट कर रहे हैं मिथाइल। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस आई से। क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्लस आई लग रहा है यहाँ पे, प्लस आई थोड़ा और कम, प्लस आई थोड़ा और कम, और प्लस आई यहाँ है ही नहीं। ओके, तो क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका, स्टेबिलिटी आपकी होगी सबसे ज़्यादा डी की, देन सी की, देन बी की, देन ए की। कर लेंगे डी सी बी ए। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या था आपका, कार्बन नेगेटिव। अगर इसको स्टेबल करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, समझ रहे हो, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। कार्बन आपका बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव आना मतलब लाइक रातों रात मालामाल हो गया, घबरा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप चाहिए, इसकी थोड़ी नेगेटिविटी कम करें, समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हो गई। तो माइनस आई इसके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्लस आई इसके इन्वर्सली। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, नेगेटिव कार्बन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं कार्बेनाइन की। ठीक है, दिमाग के तार जलाओ और कंसेप्ट लगाओ। ये देखो, ये प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। का नेगेटिव कार्बन के ऊपर प्लस आई लगाना मतलब उसको और अनस्टेबल करना। ओके, तो क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका, सबसे ज़्यादा ए, देन बी, देन सी, देन डी, ए बी सी डी आ गया सबका। देन यहाँ पे देखिए इतनी चेन सभी में कॉमन है 2 कार्बन की। अब देखना है माइनस आई कहाँ का लग रहा, यहाँ माइनस आई थोड़ा, यहाँ माइनस आई और ज़्यादा, यहाँ माइनस आई और ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 3 क्लोरीन माइनस आई लगा रहे हैं, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। तो ऑर्डर कैसा होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा डी आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल, देन सी, देन बी, देन ए। ओके, डी सी बी ए कर लेंगे। नाउ फाइंड DNP रूल। देखिए इंडक्टिव फैक्ट से जब आपको क्वेश्चन फंसाएगा ना एग्जामिनर, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 100 में से 1 बच्चा करेगा, तब ये आपको DNP रूल हेल्प करेगा उन 100 में से अपने आप को अलग करने में। ओके, तो DNP रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है डिस्टेंस को इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा डिस्टेंस पे बहुत डिपेंड करता है, डिस्टेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस लगाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उसको, देन नंबर की प्रायोरिटी देंगे, कितने नंबर में है, कितने ग्रुप्स इफेक्ट लगा रहे हैं, देन पावर, थर्ड नंबर पे किसको देंगे, पावर। जो मैंने अभी पावर का ऑर्डर लिखा है ना आपको कि NO2 का ज़्यादा, फिर CN का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पावर का ऑर्डर है। ये पावर का ऑर्डर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है, सबसे आगे तो डिस्टेंस का आता है। कोई बहुत बेकार सा ग्रुप भी पास लगा है ना तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। ओके, देन नंबर पे किसी सेम पोजीशन, मान ली कार्बन 2 पे एक जगह 1 माइनस आई का ग्रुप लगा, एक जगह 2 माइनस आई के ग्रुप लगे, तो नंबर को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। ओके, देन आपका पावर, सबसे लास्ट में आता है पावर। तो ये DNP रूल आपका लाइफ सेविंग रूल है। कैसा है, DNP रूल आपका इंडक्टिव इफेक्ट में लाइफ सेविंग रूल रहेगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले DNP रूल जहाँ लगेगा बता दूंगा। ओके, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लोरीन कैसा लगा था, माइनस आई माइनस आई माइनस आई एंड नथिंग। डी में क्या है आपका, नथिंग। ये आपका डी है, ये सी है, ये बी है, ये आपका ए है। ओके, करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस देख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट आपका कैसा होता है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। तो कार्बेनाइन पे क्या माइनस आई लगाना है ना, तो देखिए सारे माइनस आई वाले आपके कैसे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, और डी आपका कैसे चला जाएगा, पीछे। नो डाउट डी आपका पीछे आएगा। अब जिसमें फ्लोरीन पास है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ए में फ्लोरीन पास है आपका, देन बी में है आपका, देन सी में है। सी में और डी में है ही नहीं, सी में सबसे दूर है, डी में है ही नहीं। ओके, ना इसमें देखिए अब इसमें डिफरेंट ग्रुप आ गए बेटा, डिस्टेंस भी अलग अलग है, ग्रुप से भी डिफरेंट है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका DNP रूल हेल्प करेगा, समझ रहे हो। DNP रूल जो है आपका यहाँ पे लाइफ सेविंग की तरह हेल्प करेगा। ओके, जैसे नाइट्रो ग्रुप आपका कैसा है, वेरी हाई माइनस आई, लेकिन डिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। NH2 माइनस आई है, लिटिल माइनस आई, नॉट दैट
स्ट्रॉन्ग माइनस आई है माइनस आई, लेकिन सबसे पास है, बीच में क्या है OH और ब्रोमीन, तो सबसे पास वाले को डिस्टेंस को फैक्टर में प्रायोरिटी देंगे। तो स्टेबिलिटी कैसे लिखेंगे इसकी, डिस्टेंस किसकी सबसे कम है, C की, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल। ओके, क्या है सारे माइनस आई एक्साइटिंग ग्रुप हैं, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। ओके, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका, क्योंकि डिस्टेंस कम है। देन नेक्स्ट कार्बन पे बढ़ेंगे, वहाँ पे ब्रोमीन और OH आ रहा। अब ब्रोमीन और OH में एक ही है कि नंबर भी कोइंसाइड कर गया, डिस्टेंस भी कोइंसाइड करी। अब पावर फैक्टर आएगा, पावर में आपका हैलोजन ज़्यादा होता है, क्या होता है, हैलोजन का माइनस आई ज़्यादा होता है, हैलोजन का माइनस आई ज़्यादा होता है, B आपका आगे आ जाएगा किससे, D से। देन नाइट्रो तो आपका डिस्टेंस दूर है ही, तो ऑब्वियस सी बात, डिस्टेंस दूर हो गई तो उसकी पावर कम हो गई, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गई तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, सबसे कम। CBDA सबका आ रहा है CBDA। ओके, नाउ वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कर लिया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या मैं करवाऊँ, मैं करवाऊँ, मैच करना है, ठीक है करते हैं। पहले उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा 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 बड़ा, रीसाइज। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये सारे ग्रुप क्या हैं आपके, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये क्या है कार्बन नेगेटिव आपका। ओके, कार्बन नेगेटिव, सारे कार्बन आपके कैसे हैं, नेगेटिव, तो माइनस आई लगा लेंगे। इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा, देन इसका सबसे कम, आयोडीन का माइनस आई। ओके, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे आप लोग, सबका आ गया होगा, A सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन B, देन C, देन D। ओके, ऑलराइट, सबका आ गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के नेक्स्ट कंसेप्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ। बस हमें इतना आना चाहिए, H प्लस जो दे सकता है, इजीली दे सकता है, वो कैसा होगा, अच्छा एसिड होगा, जो इजीली नहीं दे सकता वो बेकार एसिड होगा। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब pKa क्या होता है, pKa होता है आपका माइनस ऑफ लॉग के, माइनस ऑफ लॉग के ज़्यादा है तो आपका माइनस ऑफ लॉग के कैसा है, कम, तो pKa कम, तो pKa आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक आपका pKa अगर 1 है और एक एसिड का pKa 2 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, pKa 1 वाला। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जब एसिड आपका आयनाइज होता है, एनायन बनाता है और H प्लस रिलीज करता है, जो आपका एनायन बनता है ये कैसा होता है, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये बहुत स्टेबल है, क्या है, अगर ये बहुत स्टेबल है नेगेटिव चार्ज रखने के बाद भी, तो क्या है, रेडिली H प्लस रिलीज करेगा, क्या करेगा, रेडिली मतलब आगे से रिलीज करेगा, तो एसिड कैसा हो जाएगा, अच्छा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। देन साइज ऑफ अनायन, जो आपका अनायन का साइज बना है, इसका फैक्टर भी लग जाता है कभी कभी। कब लगता है इसका फैक्टर, जब ग्रुप के एलिमेंट अगर सारे कंपेयर करने हो, डाउन द ग्रुप आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के साथ जो नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो रहा है, एनायन बन रहा है, ये साइज के साथ डिस्पर्स हो जाता है बड़े साइज पे। अगर बड़े साइज पे डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात ज़्यादा हो जाएगी। ओके, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन वो पकड़ के रखता है बहुत अच्छे से, कैसे रखता है, बहुत अच्छे से पकड़ के। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो अपना H प्लस ईजिली रिलीज कर सकता है मॉलिक्यूल। ओके, तो ये किस कब लगाते हैं हम लोग आपस में, जब पीरियड के एलिमेंट हो, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी बढ़ती है, तो H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी भी अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल है HF, HCl, HBr, HI। अब देखिए क्या है, सारे एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो H प्लस रिलीज करने के बाद F माइनस ऐसा बना, Cl माइनस ऐसा, Br माइनस है, I माइनस ऐसा। तो जिसका साइज बढ़ा उसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी कैसी हो गई, बढ़ गई। स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए आपका HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उससे कम, HCl उससे कम, HF सबसे कम। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर देखनी हो आपको, तो I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि साइज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया।
Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस। ओके, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। अभी इसका रिवर्स ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। अगर I माइनस HI आपका स्ट्रॉन्ग है, एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक होता है। कॉन्जुगेट बेस अगर आपका वीक है तो क्या करेगा, ये H प्लस लेने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ओके, देखेंगे यार, ये मत सोचो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ में आएंगे वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ये क्या है आपके सारे सारे क्या हैं, एक पीरियड के एलिमेंट हैं। H प्लस रिलीज करो क्या बनेगा, CH3 माइनस ये NH2 माइनस देन OH माइनस देन F माइनस। अब देखिए यहाँ कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस और फ्लोरीन पे माइनस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से होल्ड कर सकता है, बताओ बताओ। अलॉन्ग द पीरियड है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा F माइनस की, देन वाटर की, देन NH3 की, देन कार्बन अमोनिया की, समझ रहे हो, मीथेन की। ओके, फिर आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड सारे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कंपेयर करेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका H प्लस रिलीज कर देता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन माइनस। अब ऑक्सीजन माइनस को स्टेबल कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचे उससे, मतलब माइनस आई वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देते हैं, समझ रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देते हैं माइनस आई वाले ग्रुप, और वहीं अगर प्लस आई वाले ग्रुप आ जाए तो क्या कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे CH3 अकेला प्लस आई लगा रहा है, यहाँ CH3 CH2, यहाँ प्रोपाइल रेडिकल, तो प्रोपाइल का प्लस आई ज़्यादा होगा, देन इथाइल देन मिथाइल। तो क्या आएगा ऑर्डर आप बताओ, सबसे ज़्यादा आपका ABCD एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप बताओ क्या आएगा, सबसे ज़्यादा A आएगा, देन B आएगा, देन C आएगा, देन क्या आएगा D। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, कैसा होता है, इसलिए मैं इसका माइनस आई बड़ा लिखूंगा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे भी कम, आयोडीन का सबसे कम माइनस आई। ओके, तो माइनस आई क्या करता है, आपका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। सभी में देखिए चेन बराबर है, CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH। ओके, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, पावर चेक करना में, तो पावर फ्लोरीन के ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, A ज़्यादा, देन B, देन C, देन D। ओके, सबका यही है। नाउ इसमें क्या करेंगे, सभी से H निकाल दो, क्या निकाल दो, H, सभी से H निकाल दो, ये क्या बनेगा आपका CH3 CH2 माइनस CH3 NH माइनस CH3O माइनस CH3 सल्फर माइनस। अब देखिए ये तो आपके पीरियड के एलिमेंट हैं, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा C का, देन B का, देन A का। ओके, अब देखिए जो आपके ये वाले ग्रुप हैं, क्या है, हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये वाले ग्रुप हैं, ये कैसे हैं आपके सेम पीरियड के ग्रुप हैं, सॉरी सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। सेम ग्रुप के एलिमेंट मतलब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आपका जो CH3S माइनस इज मोर एसिडिक देन CH3O माइनस, तो आपका C से ज़्यादा एसिडिक कौन सा आएगा, D। तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी आएगी, ज़्यादा। याद रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, है कंसेप्ट मिक्स्ड, ओके, कंसेप्ट मिक्स्ड लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। नाउ मैंने बताया था जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये sp3 कार्बन है, ये sp2 है, ये sp है, तो ये भी sp है। ओके, तो sp सबसे आगे रखेंगे, मतलब आपका C और D आगे रखेंगे, A और B आपके पीछे रखेंगे। ओके, ये आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब हमें ये लगाना किसका ज़्यादा किसका कम। यहाँ देखिए, यहाँ अगर नेगेटिव बनेगा तो मिथाइल आपका प्लस आई लगाएगा, एंड नेगेटिव पे प्लस आई लगाना है समथिंग लाइक अनस्टेबल करना उसको। ओके, तो आपका D वाला कहाँ आएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा। ओके, D वाला C से पीछे हो जाएगा, और B वाला आपका CH2 है, A वाला आपका क्या है, sp3 कार्बन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा सबका। नाउ फाइन, एल्कोहल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, H प्लस निकलेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस पे अगर प्लस आई लगाओगे आप, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब वो
कोशिश करेगा कि H+ ना ही जाए तो बेटर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई इसमें है, देन यहाँ पे बेटा एक ग्रुप मिसिंग हो गया थोड़ा सा, ये और लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्लस आई थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा कम हो जाएगा प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई सबसे कम। देखिए ब्रांचिंग जो है आपकी, ब्रांचिंग क्या करती है, प्लस आई के इफेक्ट को बढ़ाती है। तो क्या है, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ है, देन ब्रांचिंग आपकी यहाँ पे है, सबसे कम ब्रांचिंग यहाँ है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका कौन सा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए सबसे ज़्यादा, देन बी, देन सी। ओके, देन वाटर, अल्कोहल, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, एसिड और NH3। देखिए एसिड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, एसिड उसके नाम में ही एसिड आ रहा है। ओके, इसमें नो डाउट। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या लगाएंगे, सबसे ज़्यादा आपका ये D है, ये E है, ये C है, ये B है, ये A है, तो सबसे ज़्यादा D आ जाएगा ये, इसमें तो नो डाउट। अब देखिए अब सब जगह आपका अप्लाई हो जाएगा वाटर वाला कंसेप्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। मैंने बताया था आपका OH और RO में क्या होता है, ज़्यादा आपका वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है। तो A आ जाएगा आपका आगे, देन आ जाएगा आपका B। ओके, देन C ट्रिपल बॉन्ड C और NH3 में कैसे कंपेयर करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है 3.25 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है 3। तो इलेक्ट्रॉन होल्ड कौन कर सकता है, अगर H+ रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन होल्ड आपका क्या कर सकता है, C अच्छे से कर सकता है। देन आपका आएगा E, तो क्या आएगा DABCE, सबसे ज़्यादा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, देन NH3। ओके, नाउ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए इसका एक मेथड होता है, एक की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं और दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरे का मतलब इफेक्ट चेक करते हैं, दूसरा कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। ओके, ये सारे आपके क्या लगा रहे हैं, रेड वाले -I लगा रहे हैं और ब्लू वाले आपके क्या कर रहे हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे हम लोग। देखिए ये -I लगा रहा है आपका, ये भी -I लगा रहा है, ये भी -I, लेकिन हम जानते हैं -I डिस्टेंस के साथ कैसा होता है, कम। तो सबसे ज़्यादा -I इसमें है, देन इसमें है और इसमें सबसे कम, ठीक, लीस्ट सबसे कम, मतलब लीस्ट -I। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दो, आप लोग खुद ही लिख दोगे, A सबसे ज़्यादा, देन B, देन आपका C। ओके, नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ आपका मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में कंपेयर करना है। अब जैसे आपके कंपाउंड दिख रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मलेइक एसिड किसको बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरिक किसको बोलते हैं। तो मैंने कैसे याद किया था, M फॉर मलेइक, M फॉर मिल जाते हैं, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सेम साइड आ जाएंगे। F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, F फॉर फिर जाते हैं, तो दोनों एसिड आपके अपोजिट साइड आ जाएंगे। तो इनमें क्या है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो Ka1 और Ka2 कंपेयर करेंगे इनके। ओके, Ka1 मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका H+ रिलीज होगा, Ka2 दूसरे से वाले से होगा, ठीक है। तो Ka1 अगर कंपेयर करेंगे, Ka1 का कंपेरिजन करें, तो पहले देखिए होगा क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इसमें देखिए ज़रा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दोनों ग्रुप्स को आपस में, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है फ्यूमेरिक एसिड में। ओके, तो K1 किसका ज़्यादा आएगा, बताओ ज़रा। K1 आपका आएगा मलेइक एसिड का ज़्यादा आएगा, ठीक है। मलेइक एसिड रेडिली आपका पहला H+ रिलीज करेगा। अब दूसरा Ka2 कैसे देखेंगे, देखिए Ka2 के लिए कैसे देखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C O-, ये वाला भी आपका H+ रिलीज कर देगा, ये भी O-। ये क्या है आपका मलेइक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड कैसा होगा आपका, फ्यूमेरिक एसिड आपका ऐसा होगा। ओके, अब देखो ये जो है आपका
नेगेटिव चार्ज पास पास आ गए, क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, मतलब अनस्टेबल हो गया कंपाउंड। दूसरा H+ रिलीज करने के बाद मलेइक एसिड आपका अनस्टेबल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये रेडिली दूसरा H+ रिलीज करेगा, नहीं करेगा। तो फ्यूमेरिक एसिड को कोई दिक्कत नहीं है रिलीज करने में, तो फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 कैसा ज़्यादा हो जाएगा, Ka2 फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा हो जाएगा मलेइक एसिड से। ओके, देख लेंगे फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 ज़्यादा है और मलेइक एसिड का Ka1 ज़्यादा है। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। कर लिया, क्या मैं ऑर्डर लिख दूँ डायरेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, क्या यही आया सबका, यही है, गलत है बेटा, ये क्या है, गलत है, कर दी ना मिस्टेक। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप लगा है सेकंड पोजीशन पे, तो एसिड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल्स ग्रुप। ओके, तो आपका ऑब्वियसली आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जब लिखेंगे आप, तो बी तो आपका सबसे आगे आएगा, क्योंकि बाकी सभी में एल्कोहलिक ग्रुप है और आप बी में आपका एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, -I, ये क्या है, -I, ये क्या है, +I। ओके, अब देखिए +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसा करता है, कम करता है। ठीक, तो +I आपका डी वाला नो डाउट सबसे पीछे जाएगा, डी वाला नो डाउट सबसे पीछे जाएगा। नाइट्रो का और हेलोजन में नाइट्रो का -I ज़्यादा होता है, तो ए वाला सी से आगे आएगा, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, एग्जामिनर आपको क्या है ऐसी बेसिक बातों में फंसाना चाहता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज चेक करना नहीं चाहता, वो आपको बस ये देखना चाहता है कि आप अलर्ट कितने हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोचिंग में या कहीं भी पढ़ते हैं जनरली एक ही जगह लगे हुए ग्रुप्स को कंपेयर करते थे, दूसरी जगह का इफेक्ट देखते हैं, नहीं, आपको ध्यान रखना है, आपको अपना अलर्टनेस बढ़ा के रखना है, समझ रहे हो। पेपर करते वक्त वो आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पूछेगा कि आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन दे देगा, उल्टा सीधा दे देगा, आपको देगा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होती है, जितने लोगों ने ये किया था वो थोड़ी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाएं। ओके, नाउ एसिड स्ट्रेंथ हमने पूरा पढ़ लिया, अब बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है आपका, पहला बेसिक स्ट्रेंथ, पहली बात तो बेस होते क्या है, लोन पेयर डोनर। अभी मैंने बताया था ना, लोन पेयर डोनर, जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को लोन पेयर डोनेट करता है तो क्या है आपका बेस है वो। ओके, ये H+ एक्सेप्टर, अगर NH2- अपना लोन पेयर डोनेट करके H+ को NH3 बना लेता है, तो NH2- क्या आपका बेस है। ओके, NH2- क्या आपका बेस, तो H+ एक्सेप्टर या लोन पेयर डोनर आपके कैसे होते, बेस। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या है आपकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस अगर ज़्यादा होगा तो मतलब वो बेस ज़्यादा टूट रहा है आपका एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ओके, सिमिलरली pKa कम हो जाएगा, तो pKa के pKb के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, En के। अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको लोन पेयर डोनेट करना है। अब लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होल्ड कर लेता है अपने लोन पेयर्स को, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर लेता है, अपने लोन पेयर्स को होल्ड कर लेता है, तो क्या होगा, बेकार बेस होगा वो, समझ रहे हो। तो En के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर किसी एटम की En ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगा उसका कोई लोन पेयर लेकर जाए। साइज, बार बार ये इरेजर आ जाता है। साइज कैसे, अभी देखो मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया था, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जब स्टेबिलिटी बढ़ गई तो क्यों चाहेगा हमारा कोई लोन पेयर लेकर जाए, समझ रहे हो। अगर फ्लोरीन क्लोरीन में कंपेयर करोगे तो कौन पहले चाहेगा अपना लोन पेयर देना, फ्लोरीन, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि क्लोरीन उससे बड़ा है, क्लोरीन का नेगेटिव स्टेबल है, तो ये वाला फैक्टर आप जनरली किस में लगाएंगे, ग्रुप में लगाएंगे, ये वाला फैक्टर जनरली पीरियड के एलिमेंट में लगाएंगे। ओके, देन अगर किसी एटम के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो वो टेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ओके, कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो मना करेगा, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन देने को मना करेगा तो क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। अब देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वाटर और अमोनिया में
सेम पीरियड का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, तो बेसिक कौन ज़्यादा होता है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर। नाउ CH3 माइनस OH माइनस NH2 माइनस F माइनस, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एक ही पीरियड के एलिमेंट है, क्या है, पीरियड के, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब वो लोन पेयर होल्ड करेगा और बेस लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो फ्लोरीन की सबसे कम नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसकी ज़्यादा होती है। ओके, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, ABCD, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा आपका, नो डाउट सबसे कम D आएगा, सबसे ज़्यादा A आएगा। ओके, देन आपका C आएगा, देन B आएगा, ACBD, कौन सी BD, ACBD। ओके, एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बता दिया है ऑलरेडी मैंने इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछ के देखा तो इम्पल्स में आंसर डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ NaNH2 और NaOH में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो इम्पल्स से आंसर रिफ्लेक्स से निकल के आता है तो NaOH। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो रिफ्लेक्स से ही आंसर निकलेगा, NaOH टिक हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, फिजियोलॉजी समझो थोड़ा, इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। NaOH और NaNH2 में कैसे प्रोड्यूस होता, ये OH माइनस प्रोड्यूस होगा एक्वस सॉल्यूशन, ये NH2 माइनस प्रोड्यूस होगा एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो अब देख लीजिए, कंपेयर कर लो कौन ज़्यादा बेसिक है, NH2 माइनस ज़्यादा बेसिक है। नाउ कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ लिख दो आप लोग डायरेक्ट, A सबसे ज़्यादा, देन B, देन C। ये क्या है, sp कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा अपना बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे आप लोग, बेसिक स्ट्रेंथ एसिड वाला फंडा लगा दो, जो अच्छा एसिड वो बेकार बेस, तो आयोडीन माइनस सबसे पीछे, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन फ्लोरीन माइनस, ये आपका सबसे अच्छा बेस। ओके, और कंसेप्ट से देखो, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका लेकर जाए, तो आयोडीन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब देखिए लोन पेयर, प्राइमरी अमीन C डबल बॉन्ड NH, C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपका कम होता है, sp3 से sp2 sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ A का ज़्यादा, देन B का, देन C का। इसमें देखिए, इसमें ग्रुप इफेक्ट लगाएंगे, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इतना तो सब में सेम है। अब अलग क्या है आपका, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो क्या देखेंगे, ये प्लस आई लगा रहा है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो बेसिक स्ट्रेंथ में नो डाउट आपका A सबसे आगे आएगा। देन क्लोरीन, नाइट्रो, O माइनस में सबसे कम आपका माइनस आई किसका होता है, O माइनस का, OCH3 का। ओके, देन हेलोजन का सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका होता है, नाइट्रो का इसमें, ठीक है, इन सब में कंपेयर करें नाइट्रो को सबसे ज़्यादा माइनस आई। देख लो DNP रूल अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस सभी में सेम है, नंबर सभी में सेम है, पावर फैक्टर से हो जाएगा। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, इसको करके देखो, इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ। तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो गया बड़ा। नाउ करूँ मैं, ठीक है, देखिए यहाँ से कार्बन आ रहा है, यहाँ से कार्बन, तो यहाँ से प्लस आई, यहाँ से प्लस आई। ओके, यहाँ नाइट्रोजन लगा तो माइनस आई देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर चेक करेंगे सभी जगह, सभी में सेम एटम कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई। ओके, अब देखो यहाँ पे DNP रूल लगा सकते हैं हम लोग, नो डाउट A सबसे आगे आ जाएगा आपका, A में कोई इफेक्ट माइनस आई एक्ट नहीं कर रहा, तो बेसिक स्ट्रेंथ आप में आपका A सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखो BCD, DNP, डिस्टेंस, नंबर, पावर, डिस्टेंस तो सब में सेम है ग्रुप्स का, अब नंबर फैक्टर लगाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ पे 1 है, एक ग्रुप माइनस आई लगा रहा, तो एक ग्रुप का माइनस आई कम होगा, तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
सी आपका आगे आ जाएगा। अब बी और डी में डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर फैक्टर लगाएंगे, पावर में ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा होती, तो डी आपका पीछे आ जाएगा, सी आपका आगे आ जाएगा, सॉरी बी आपका आगे आ जाएगा। ओके, कर लेंगे। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ आपका और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो अगर जो आपका लोन पेयर डोनेट होने वाला है, क्या वो आपका लोकलाइज्ड है या आपका डीलोकलाइज्ड हो सकता है। रेजोनेंस जैसे आप बेंजीन के अंदर एनिलीन में देखते हैं, एनिलीन का लोन पेयर आपका बेंजीन के अंदर चला जाता है घूमने, तो क्या होता है वो डीलोकलाइज्ड है। मतलब अगर कोई H+ आया है उसको लेने के लिए, तो हो सकता है वो लोन पेयर आपका बेंजीन के अंदर घूमने गया हो, तो अनअवेलेबल होगा। तो डीलोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होती, कम। लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब जो लोन पेयर वहीं रहेगा, कहीं जा नहीं सकता। लोकलाइज्ड में भी एलिफैटिक, जो कार्बन कार्बन नॉर्मली जुड़े होते हैं कार्बन से। एरोमेटिक में क्या होता है, रिंग होगी आपकी, एरोमेटिसिटी होगी, तो एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है एलिफैटिक से। अब ये क्वेश्चन करिए, ये आपका बेंजीन है। ओके, ये क्या आपका एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है लेकिन डीलोकलाइज्ड है। कैसा है, डीलोकलाइज्ड। ये कैसा आपका एलिफैटिक, ये भी कैसा आपका एलिफैटिक। ठीक है, यहाँ पे कैसा लग रहा, +I, यहाँ कैसा लग रहा है, ये बेंजीन कैसा लगाएगा, -I। ठीक है, तो देख लो आप लोग, एलिफैटिक आपके ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो आपका बी और सी में कंपेयर करो कौन ज़्यादा बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ अगर लगाएंगे हम लोग तो बी हमारा ज़्यादा बेसिक आएगा सी से। अब एलिफैटिक के बाद आते हैं एरोमेटिक, ए आ जाएगा। उसके बाद कैसे आते हैं डीलोकलाइज्ड, तो डी आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना आ गया होगा, कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे आगे ले जाना आपको सारे लोकलाइज्ड को, देन पीछे रखना है डीलोकलाइज्ड को। अब लोकलाइज्ड आपके आगे आ गए तो उसमें भी एलिफैटिक को आगे ले जाना है, देन एरोमेटिक को पीछे रखना है बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा का सारा इंडक्टिव फैक्ट और उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। फाइन, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और पढ़ते रहिए, कहीं भी डाउट आया हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, हम आपके डाउट्स को और आपके फीडबैक को आगे के फर्दर लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाएं आप लोग। ओके, नोट्स हम लोग खुद बनाते हैं तो हमें ज़्यादा फैमिलियर होता है कि हमने कैसे पढ़ा था, उसको बार बार रिवाइज करना ईजी हो जाता है। ऑल्दो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं या इसका रेफरेंस चाहिए आपको, तो इसके हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल नीट एरो पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।